ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई। पिछले 38 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 13 बार मध्यस्थता कराने वाला बयान दे चुके हैं। ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के साथ अपनी पहली बातचीत में पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अमेरिका के साथ मध्यस्थता को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और युद्ध विराम की पेशकश पाकिस्तान की ओर से ही की गई थी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार पीएम के बयान की मांग कर रही थी और आज जब प्रधानमंत्री का बयान सामने आया तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। जयराम रमेश ने दावा किया कि भारत के बयान और अमेरिका के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि इस मुद्दे पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई बयान ही नहीं आया है। इस मामले में घिरने के बाद जयराम रमेश ने अपनी गलती मानी, लेकिन विदेश नीति को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। दरअसल पुराने बयान का हवाला यहां पर जयराम रमेश की ओर से मौजूदा वक्त के संदर्भ में देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा गया था। आज महादंगल में पूछेंगे, मध्यस्थता को लेकर पीएम मोदी के दो टूक पर अब कांग्रेस पार्टी क्या चढ़ गई है। कांग्रेस अभी तक पीएम के बयान की मांग कर रही थी, तो क्या कांग्रेस को अपने सवालों का जवाब अब मिल गया है। सवाल यह भी है कि विदेश नीति पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश क्यों की गई। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले वार पलटवार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर आज तक कितने झूठ बोल चुके हैं और कितने उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। अगर उनका एक ऑडियंस है वो पाकिस्तान में होगा, को उनके 2-3 मंत्री हैं पाकिस्तान के जो हमेशा कहते रहेंगे राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, प्रियंका गांधी सबसे अच्छी है। ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। पहले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया गया है, मध्यस्थता न मंजूर थी, न है, न रहेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर घिर रही थी, लेकिन आज वो खुद ही घिर गई है, क्योंकि जयराम रमेश की ओर से एक गलत बयान का हवाला देकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। बीजेपी कह रही है फेक न्यूज फैलाने की कांग्रेस पार्टी की तो पुरानी आदत है। लेकिन यहां पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि G7 की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की ओर से क्या बातें कही गई। उन्होंने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। पहलगाम हमला हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर भी हमला है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता बेहद जरूरी है।
ये बात गौर करने वाली है, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर कई देशों का चरित्र अलग अलग देखने को मिलता है। इसी वजह से एकजुटता की बात यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। भारत के पड़ोस में आतंकवाद को पालने पोसने की जमीन है। पाकिस्तान पर सीधा निशाना उनका रहा। कोई भी देश आतंक का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आतंकवाद का साथ देना पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हुए हैं वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं और ये पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है। यही बातें अलग शब्दों में नरेंद्र मोदी की ओर से G7 की बैठक में कही गई हैं। आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता हिंदुस्तान की है। वो मानवता के लिए खतरा है, लेकिन पाकिस्तान का साथ देते हुए जब कुछ मुल्क दिखाई देते हैं तो यकीनन आतंकवाद को लेकर, उनकी परस्ती को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। महादंगल में खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अभय दुबे जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये जो दो टूक कह दिया है, उसके बाद आप संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि सरेंडर मोदी का एक बड़ा कैंपेन भी कांग्रेस पार्टी की ओर से छेड़ा गया था, वो भी तब जब विदेश मंत्री खुद मिस्री साहब, तमाम पार्टियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार उसका जवाब दे रही थी। अब कम से कम संतोष है इस बात का, खुश हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर करवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 13 और 14 बार ये कहा, मीडिया के सामने कहा, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा, ट्वीट करके कहा, और वो भी फॉल्स इक्विवेलेंस पर। हम जो आतंकवाद का शिकार थे भारत के लोग, और वो जो आतंकवाद की शरण स्थली है पाकिस्तान, उनको एक स्थान पर खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तब कांग्रेस पार्टी ने कहा, प्रधानमंत्री जी आइए, सर्वदलीय बैठक कर लीजिए या एक दिन का सेशन बुलाइए और आप खुद वक्तव्य दीजिए। आज हमारे विदेश सचिव आकर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बात हुई, तो क्या गारंटी है कि कल फिर अगर ट्रंप साहब बयान दें और ये कह दें कि हमने ये ट्रेड का हवाला देकर इन दोनों का युद्ध रुकवाया, तब क्या होगा? तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए सामने और देश को ये बताना चाहिए। बड़ी बात ये रही कि हमने 11 सालों में मोदी सरकार ने बातों पर क्यों भरोसा नहीं है आपको? प्रधानमंत्री जी का तो महिमा मंडन किया, लेकिन विदेश सचिव की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है कांग्रेस को? अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलना चाहते? हाँ। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या कोई कानून उनको रोकता है? क्या कहना चाहिए ना, ट्रंप जी के लिए भी कहना चाहिए। जब वो खुलकर कह रहे हैं इतना, तो उनको कहना चाहिए था सबके सामने आकर कि ये बात गलत है, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो मतलब कांग्रेस पार्टी जो लगातार निशाना साध रही थी कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर मोदी है, इंदिरा गांधी की तस्वीर लाकर आप लोग ट्रोल भी कर रहे थे नरेंद्र मोदी को, अब तो नहीं करेंगे ना? उन्होंने ट्रंप को फोन में जो बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, न तो मध्यस्थता स्वीकार की थी न करेगा। सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद भारत पाकिस्तान के साथ हुई थी, मध्यस्थता पर भी उन्होंने अपनी बात जाहिर कर दी है। अब तो आप लोग संतुष्ट हैं ना, या अभी भी सिर्फ मोदी बोलेंगे तभी संतोष होगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने, भारत ने सबसे बड़ा आरोप लगाया था आसिफ मुनीर पर कि पाकिस्तान ने संस्थागत रूप से भारत में आतंकवादी हमला कराया, स्टेट फ्यूनरल आतंकवादियों के किए। ये हमारे डिप्लोमेट्स ने पूरे विश्व भर में तस्वीरें बताई। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ट्रंप साहब वही जो मेन कल्प्रिट है उसके साथ आप कैसे लंच कर सकते हैं? आसिफ मुनीर जो सेना अध्यक्ष पाकिस्तान का है, अमेरिका ने एडीबी से, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से इस घटना के बाद पाकिस्तान को लोन दिलवाए। हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 29 अप्रैल को योगना पटेल हमारी प्रतिनिधि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर गई और यह कहा कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से उनके विदेश मंत्री के स्टेटमेंट सहित, उनके सेना के अधिकारियों के स्टेटमेंट सहित ये कहकर आई कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से, औरंगजेब का स्टेटमेंट भी उसमें था,
जिसमें उसने पुलवामा को भी स्वीकार किया था कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से आतंकवाद में शामिल है। फिर क्या हुआ? ये इन सारे देशों की सहमति से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को आतंकवाद निरोधी कमेटी का अरे तो इसी पर तो G7 में उनकी ओर से कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता जरूरी है और आतंकवाद का साथ देना पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा तो है, यकीनन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की जो स्थिति है उसके लिए भी एक बड़ा संदेश है। और यहां पर बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं दुबे जी, विक्रम मिस्री एक बड़े पोजीशन पर हैं, लेकिन उनकी बात को दरकिनार करते हुए विदेश मंत्री बार बार बयान देते रहे। उनकी बात को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी बोले, जब तक मोदी नहीं बोलेंगे तब तक, यानी कि सरेंडर उन्होंने कर दिया है। इस तरह का चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का। और यहां पर देखिए आपके जो नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने तो मतलब हद ही कर दी। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने में ये भी भूल गए कि विदेश नीति के मामले में कम से कम अपने कदम फूंक फूंक कर रखे जाएं। अब जनवरी का बयान लाकर मौजूदा वक्त में जून में वो निशाना साध रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। आज सवाल इस बात का है कि समूचे विश्व ये परिस्थितियां निर्मित क्यों हुई, आखिर ये हालात बने क्यों। हम दृढ़ता से भारत की सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े थे, कल भी थे, आज भी हैं। लेकिन उस समय ये टर्निंग पॉइंट आया जब हमारे विदेश मंत्री जी ने ये बयान दिया कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। मतलब एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 29 अप्रैल को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान संस्थागत रूप से शामिल है, और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि इस ऑपरेशन की जानकारी हमने पाकिस्तान को दी। तो समूचा विश्व कह रहा है कि फिर पाकिस्तान कल्प्रिट कैसे हो गया। तो फिर दिमित्री पेस्कोव जो रशिया के प्रेसिडेंट की प्रवक्ता है, वो कहती है कि हमारे लिए दोनों पार्टनर है। एक और बात के लिए मैं आगाह करना चाहता हूं सरकार को, 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। उस ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना और रशिया पाकिस्तान की स्थायी सदस्यता की पैरवी करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान ने वहां अप्लाई किया है मेंबरशिप के लिए। मतलब 3 विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं वो तीनों पाकिस्तान के साथ। एक आतंकवादी, तो हमारी डिप्लोमेसी क्या हुआ? हमने अपने सार्क देश, हमने अपने बुनियाद को सबसे पहले कमजोर किया। भारतीय जनता, एक आखिरी बात कहने दीजिए, सार्क के नेशन में 2016 से हमने उनका कॉग्निसेंस ही नहीं लिया। हमने कहा कि सार्क को छोड़कर हम बिम्स्टेक की तरफ जा रहे हैं, तो हमने बिम्स्टेक पर काम करना, वहां पर थाईलैंड और म्यांमार ऐड थे पाकिस्तान के अलावा। लेकिन आज श्रीलंका से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, आज नेपाल से हमारे संबंध अभी ट्रंप और मोदी की जो बातचीत हुई है उसी पर रहते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी ने तमाम मुद्दों पर आपको निशाने पर लिया है और ये सवाल पूछा गया कि विक्रम मिस्री जो बातें आकर बोल रहे हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं बोलते, और इस बात की क्या गारंटी है कि कल फिर से ट्रंप आकर ये दावा ना कर दे कि हाँ हमने ही मध्यस्थता की थी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी एक गलत और झूठे भ्रामक ट्वीट के द्वारा जनसंघ से एक्सपोज हुई है और निरंतर इनको भरोसा किसी चीज पे है ही नहीं। चित्रा जी, क्या बताया जा सकता है? ये तो वो हैं 2016 में इनको भरोसा नहीं था, कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। 2019 में एयरफोर्स के ऊपर इनको भरोसा नहीं था। जब कोविड वैक्सीन आई तो इनको भरोसा नहीं था। यहां तक कि जब कोविड का टीका लगने की बात आई तो कहने लगे नहीं, वो सैंपल का स्टैटिस्टिकल डाटा दीजिए, हमें उस पर भरोसा नहीं है। फिर चुनाव आयोग पे इनको भरोसा नहीं था, मीडिया पे इनको भरोसा नहीं था। और तो चित्रा जी, इनके नेता जो इनके द्वारा नामित होकर संसदीय मामलों की विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर, यदि वो विदेश संबंधी मामले में भारत का पक्ष रखने गए तो उस पर भरोसा नहीं। अरे भाई, भरोसा है किस पे? हकीकत में आपका खुद पे भरोसा खत्म हो गया है। इसीलिए आपको किसी भी बयान से भरोसा दिलाना किसी के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है भाई जी, मगर जगा हुआ व्यक्ति केवल सोने का नाटक कर रहा हो, उसको कितना भी हिलाइए डुलाइए वो आंख खोलता ही नहीं है, कहता मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये ट्रंप वाली बात तो उन्होंने सही कही है ना कि ये राष्ट्रपति ट्रंप बार बार आकर श्रेय ले रहे थे कि मैंने मध्यस्थता कराई। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ये स्टोरी तो निकाली नहीं, ट्रंप ने बयान दिया, उसके आधार पर आप लोगों से जवाब मांगा गया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही बात है। तो मैं कहना चाहता हूं फिर ट्रंप के बयान पे पूरा भरोसा करिए। फिर ट्रंप ने तो यह भी कहा ना कि न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था, मैंने रुकवा दिया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था, दुबे जी आप तो कांग्रेस के पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, तो वो केराना हिल्स जो सरगोदा एयरबेस था वो भारत से सिर्फ 177 किलोमीटर है।
यानी दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोधा कम दूर है। और अगर कोई न्यूक्लियर लीक होती या न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आकर रुकने वाला नहीं था। नहीं, वो मुझे थोड़ी मानना है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर ऐसी कोई बात नहीं थी, तो भाई भारत सरकार का पूरा बयान मान लो। नहीं, भारत सरकार का पूरा बयान नहीं मानना है, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है तो आधा ट्रंप का मानना, आधा इनको। तो फिर अभय जी ये भी बता दिए, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा चल रहा है। पाकिस्तान तो 77 साल पहले बना, आप मानते हैं? पहले बताइए। 1000 साल पहले से 1000 साल से भारत का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मानते हैं क्या? मगर और अगर आपको ये है तो इन्होंने तो ये भी ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो बाइडेन जो है वो तो है ही नहीं, वो तो 2020 में खत्म हो चुके हैं, अब तो उनका क्लोन और रॉबर्ट चल रहा है। इस पर भरोसा करते हैं? कोई बात नहीं, 1000 साल वाले पे जवाब दीजिए। मगर मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को शायद बेहतर समझता है और पाकिस्तान की भावना के साथ ये लोग भी खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि 1000 साल से पाकिस्तान अस्तित्व में है। पाकिस्तान कब से मानता है? हम 2025 में बैठे हैं। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, ठीक है 1000 साल पहले 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ का विध्वंस किया था और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। इसका मतलब ये 1000 साल की सिविलाइजेशनल लड़ाई है, ये वो कह रहा है। मेरे भाई भरोसा है कि नहीं? बोलो। अब ये नहीं हो सकता सर कि आप ट्रंप के किसी बयान पे भरोसा नहीं करेंगे, एक बयान के एक अंश को लेंगे और बाकी मुझे पूरा भारत का चाहिए। तो पहले अपने भरोसे का बेंचमार्क तय कर लीजिए, फिर हमसे जवाब मांगिए। ये सिलेक्टिव अप्रोच है क्या अभय दुबे जी? कि मतलब निशाना साधना है तो कहीं से भी मुद्दे को लेकर आए और खासतौर से वो मुद्दे जो पाकिस्तान को सूट करते हों। चित्रा जी, मैं क्यों ट्रंप जी पर भरोसा करूंगा मेरे प्रधानमंत्री की अपेक्षा? नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी आए तो सही, किसी प्लेटफॉर्म पर बोले तो सही, वो कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हमने नहीं कहा कि आप मीडिया के सामने आ जाइए, 11 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो नहीं आएंगे, साहस नहीं जुटाएंगे। आप कम से कम हाउस को आहूत कर लीजिए। हाउस को नहीं कर सकते तो अब सारी पार्टियों की जो मीटिंग आपने की उसमें भी नहीं आए थे, अब आकर बता दीजिए। मैं भरोसा कर रहा हूं मेरे सीडीएस पर। क्या गंभीर बयान दिए मेरे एयर चीफ मार्शल ने, मेरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, विदेश की भूमि पर ही, पर उन्होंने बहुत गंभीर बात की। उनसे जब पूछा गया कि भारत का नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 और 7 की दरमियानी रात जब हमने अटैक किया तो हमारी टैक्टिकल भूल थी और हमने ऑपरेशन रोक दिया 2 दिन के लिए। उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया और हमने स्टार्ट किया। क्या घटना हुई पूरा विश्व जानता है। अमेरिका की जो जीएसपी जीपीएस सिस्टम है उसने पता लगा लिया, ग्लोनास रशिया ने पता लगा लिया, बेदू चाइना ने पता लगा लिया, गैलीलियो यूरोप ने सबने पता लगा लिया कि हमारा क्या नुकसान हुआ। सिर्फ हमारे भारतीयों को नहीं पता लगे क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो जाएगी। आईसा नाम का रडार लगाया उन्होंने J-10C पर और ब्लॉक कर दिया राफेल को। क्या ये बात सही नहीं है? जब विश्व भर में ये खबरें प्रकाशित और प्रसारित हो रही तो आकर बताइए ना, हाँ हमारे सीडीएस ने माना कि नुकसान हुआ। तो ये बात सारी आप सारे लोगों के साथ कीजिए और देखिए, बात कीजिए कि क्या गलती की आपने, तो किसी विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात करने। आप ही ने कहा कि सीडीएस ने इस बात को स्वीकार किया, आप ही ने विदेश मंत्री के बयान को कोट किया कि मीडिया में उन्होंने ये बात की। अब राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे फोन लगाकर नरेंद्र मोदी की बातचीत हो गई है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात करें तभी मानेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए चित्रा जी, बहुत गंभीर विषय आज क्या है। आज सबसे गंभीर विषय जिस पर प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी, अभी तो बहुत पानी बह गया, ये बात करनी चाहिए थी कि कैसे पाकिस्तान के आप सेना प्रमुख के साथ लंच कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। वो हमने जो भारत ने, जिसको आप अब की बार ट्रंप सरकार हम कर रहे थे, हमने क्वाड ज्वाइन किया। क्वाड वैसे 2004 का कंसेप्ट है, ये बता दूं, वो सुनामी के समय का है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत सुनामी के लीग को लेकर इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप जी का फर्स्ट टर्म था तब रीजनरेट किया और बाइडेन जी के समय उन्होंने कहा कि 3.5 ट्रिलियन का ट्रेड चाइना के राइज को रोकने के लिए भारत को ये दायित्व दिया गया था और हमने सहर्ष स्वीकार किया था। आज क्या स्टेटस है उसका? आज आप उसके साथ लंच कर रहे हैं और रशिया और
चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, तो हमारी पोजीशन और एक और बता दूं, इस बारे में मैं जवाब ले लूंगी। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लंबा चौड़ा कैंपेन कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मध्यस्थता वाले बयान पर देखिए, अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सरेंडर मोदी और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों की ओर से किया गया था। यहां पर बात एक देश की है ना अभय दुबे जी, जैसा कि जयराम रमेश ने तो बयान देकर माफी मांगी, नरेंद्र मोदी तो बयान देकर माफी नहीं मांग सकते ना। एक देश का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई भी बयान देगा तो बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। आप लोग तो बयान देकर किनारे हो जाएंगे, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा ना कि देश के हित में क्या है। एक गलत फैसला हिंदुस्तान को कितना पीछे लेकर जा सकता है। मैं बार बार उस बयान पर आऊंगी जिसमें आप लोग उनको सरेंडर मोदी, उन्होंने सीधे ट्रम्प को बता दिया कि मध्यस्थता न थी, न है, न रहेगी। इस बात को अभी भी आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे आप देखिए, ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के 25-50 सेकंड बाद हमारे विदेश सचिव आकर हूबहू वही बात कहते हैं और बगैर पत्रकारों के उत्तर दिए चले जाते हैं। तो क्या समझे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आकर बोलना चाहिए ना एक बार। चलिए चित्रा जी के साथ ही इंटरेक्ट करके बोल दें, हम भरोसा करते हैं अपने प्रधानमंत्री पर बोले तो सही। अगर वो नहीं बोलेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। और जितनी गतिविधियां हो रही विश्व भर में, उससे यही संदेश जा रहा है कि हम डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सिर्फ झूला झूलने की थोड़ी ना की गई है कि केवल नरेंद्र मोदी और ट्रंप जानेंगे कि क्या हमारी बातचीत हो रही है। एक देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख को बातचीत अगर करता है तो वो तो सार्वजनिक होती है ना। मुझे लग रहा है सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद आप बोलेगा। वो कह रहे हैं कि बार बार नरेंद्र मोदी आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको नहीं भरोसा है किसी और की बात पर, बयान पर। सुधांशु जी, बार बार नहीं, एक बार। हाँ, बार बार का प्रश्न ही नहीं है। अब इसे हाँ देखिए, मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। एक शब्द आजकल अब असंसदीय हो गया है, बाल बुद्धि। अब इसे बाल बुद्धि कहा जाए या खतरनाक बुद्धि कहा जाए, भाई कोई और पार्टी आके बोले तो समझ में आ सकता है। कांग्रेस पार्टी जिसने 55-56 साल इस देश पे लगातार हुकूमत की है, 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच की हुई बातचीत का सिर्फ ब्रीफिंग की जाती है। क्या आप चाहते हैं कि ट्रंप और मोदी जी की बातचीत का टेप सुनाया जाए? ऐसी बचकानी बात करने का प्रयास कर रही कांग्रेस पार्टी। अब मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है ये तो पूरे देश को पता है। चाइना और रशिया कितना खड़ा, उससे ज्यादा आज भारत का विपक्ष खड़ा है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, चैलेंज करके कहता हूं, पाकिस्तानी मीडिया की जरा डिजिटल ट्रैक निकाल लीजिए और देख लीजिए कितने रूस के नेताओं के बयान कोट किए गए, कितने चाइना के नेताओं के बयान कोट किए गए और कितने भारत के विपक्षी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए गए। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा हूं, कितने चाइना और रशिया के लोगों के बयान पाकिस्तानी संसद में कोट किए गए पाकिस्तान के पक्ष में, और कितने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं के बयान कोट किए गए। कितने एक भी रूस और चीन के नेता का बयान पाकिस्तानी मीडिया की ब्रीफिंग जो डिफेंस फोर्स ने की उस पर नहीं कोट किया गया, भारत के नेताओं के बयान कोट किए गए। अब बताइए साहब, जो डोजियर दिया पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध, उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया, ना चाइना का बयान कोट किया, ना रशिया का बयान कोट किया। मुझे लगता है इसके बाद कम से कम पूरे देश को पता है कि साथ में कौन खड़ा है। और चित्रा जी, एक और बात देखिए, अभी अभय जी ने कितनी विदेश की चीजों की बनाई, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, उस एजेंसी ने ये कहा। इससे मुझे लगता है कि ऐसा है, ऐसा होगा। मगर भारत की सेना ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सीधे वो वीडियो फुटेज दिखाया बम गिरते हुए, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया और नूर खान एयर बेस पे मिसाइल गिरी है। उसके बाद समझ में नहीं आया है। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ने बोला कि हम तो फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करने की सोच रहे थे, हिंदुस्तान ने 2:30 बजे अटैक कर दिया। अभी नजम सेठी वहां के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा जो ईरान के साथ हो रहा है, इजराइल ने किया है, वैसा ही भारत के साथ हुआ था। ना 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 ना, ये नहीं, भारत का नहीं मानना है। देखिए चित्रा जी, बदलाव यह आया है कि एक महात्मा गांधी की कांग्रेस थी जो कहती थी विदेशी का बहिष्कार, एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस जो कहती विदेशी का जय जयकार। और ये झूठ की बात पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले याद करिए, राफेल के मामले में राहुल गांधी जी भारत की संसद में बोले कि फ्रांस की यात्रा के दौरान उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और अमुक अमुक बात हुई। शाम होते होते फ्रांस सरकार का खंडन आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तब झूठे साबित हुए। अब आप याद करिए, चौकीदार चोर है कहने पे सर्टिफाइड ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माफी मांगकर इन्होंने
जुडिशियल प्रयोग किया, इन्होंने पार्लियामेंट में प्रयोग किया, अब सोशल मीडिया में प्रयोग किया, तो मुझे जानते चित्रा जी क्या याद आता है? महात्मा गांधी ने बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज की कांग्रेस क्या कह रही है? असत्य का भयानक रोग, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ। वैसे दर्शकों के लिए बता दूं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ भी एक किताब है जो माइकल एंडरसन ने लिखी है, मगर वहां गांधी के सत्य के साथ प्रयोग थे। आज राहुल गांधी का असत्य का भयानक रोग हो गया है। कितना भारी परिवर्तन आ गया है, कितना भारी पतन आ गया है, कितनी निचले स्तर की निम्नता आ गई है कि मैं कल्पना करता हूं कि आज अगर इंदिरा जी कहीं बैठी हुई होंगी तो वो सोचती होंगी कि ये मेरे देश का विपक्ष है, ये मेरा परिवार है जिसके कि बयान कोट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के पक्ष में। तो मुझे लगता है आपने अपनी पार्टी, अपने देश और अपने परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा को जितना धूमिल किया है, मुझे लगता है शायद। लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगी आपके पास सुधांशु जी। जो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें देश के सामने क्यों नहीं रखी जा रही हैं, क्योंकि हर मुद्दे पर हम सब जाते हैं, प्रधानमंत्री सीधा संवाद कैसे देश की जनता के साथ करते हैं। लेकिन अभय दुबे जी उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, पहले उस पर आप जवाब दे दें। चित्रा जी, पाकिस्तान परस्ती का राग नहीं अलापना चाहिए। मेरे विद्वान साथी मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय, किसने प्यार प्रदर्शित किया? मनमोहन सिंह जी 10 साल पाकिस्तान नहीं गए थे, जानते हैं आप? बगैर बुलाए आप केक काटने गए कि नहीं गए? प्रधानमंत्री जी 2015 में नवाज शरीफ जी की माता जी के पैर छुए, वो छोड़िए, पुरानी घटना हो गई। इस पहलगाम से भी भयावह हमला हुआ था रियासी का पिछले साल, जब आपने अभी एक सरकार का 1 साल सेलिब्रेट किया है, उसी दिन की घटना है जब आपका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था। श्रद्धालुओं की 50 यात्रियों की भरी हुई जम्मू के रियासी में बस थी, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, 9 लोगों को तो मौके पर मार डाला। वो तो ड्राइवर के सिर में गोली लग गई तो वो गाड़ी चली गई खाई में, लेकिन फिर भी 40 लोगों के सीने पर गोलियां लगी, वो जिंदा बच गए। इससे बड़ा हमला था। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जी वो जाते हैं एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ के घर पर डिनर होता है, उस डिनर को एंजॉय करते हैं। क्यों साहब? आया था क्या चीन कश्मीर में? पाकिस्तान आया था, उन्होंने कहा आर्टिकल 370 के बाद हम नहीं जाते, उसने साफ विरोध कर दिया। आपने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई, उसके बावजूद उनके यहाँ डिनर करने गए, और ये 2016 से सुन रहा हूं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ को डरा दिया, पाकिस्तान का हिम्मत नहीं होगा। पाकिस्तान क्यों साहस हो रहा है? डिटरेंस क्यों नहीं है? ये कौन तय करेगा, बताइए मुझे आप। अगर हम एक रास्ता दिखाना चाहते हैं आपको, प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को, तो आप हमारे खिलाफ प्रतिशोध की आग में जलते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री जी पहली बार ट्रंप साहब से गले मिले थे, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आपकी यात्रा के 1 दिन पहले जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से भारत को हटा दिया है। हम 2000 आइटम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, क्योंकि हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर था। वो पेरिस कन्वेंशन से क्लाइमेट के बाहर हो गया। ये बयान देकर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी के 1 दिन पहले कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, वो बाहर हो गया, आपने एक शब्द बात नहीं की। आज बहुत गंभीर खतरा है देश के लोगों। आज चीन क्या कर रहा है? पाकिस्तान को उसने J-35A 5th जनरेशन का प्लेन, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम और KJ-15 एयरबोर्न सेट्स, ये जो तीनों का सम्मिश्रण है, ये बहुत घातक है। हमको तैयारी करनी होगी। हमारी तैयारी कहां चूक हुई? 2019 से लगातार पूरे विश्व ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और हम, सुनिए ना 1 मिनट, उतना सा समय तो दीजिए जितना उनको दिया है। आज उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का इतना बड़ा इस्तेमाल किया है, हम बहुत पीछे हैं। जब राहुल गांधी जी ड्रोन को लेकर और इस वॉरफेयर को लेकर, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर को लेकर बात कर रहे थे तो हंसी उड़ा रहे थे। आज समय है, हम आगाह करते हैं। हमारी अगर इस प्रिपेयरनेस पर ध्यान नहीं दिया, और एयर चीफ मार्शल को सुनिए क्या कहा है उन्होंने इंटरव्यू में, कि मेरे देखते एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता, हम साइन करते वक्त ये जानते हैं कि ये समय पर पूरा नहीं होगा। तो आज वॉरफेयर चेंज हो गया। सुधांशु त्रिवेदी जी, सरकार को कहिए कि सारे प्रतिपक्षी दलों के साथ सरकार बैठे और एक ऐसी रणनीति तैयार करें कि पाकिस्तान को हम ऐसा है कि विपक्षी दल अगर आपको सही रास्ता दिखाते हैं तो सरकार उस बात को मानती नहीं है। विरोधी दलों को आप साथ में लेकर चलना नहीं चाहते हैं देश हित के मुद्दे पर भी। देखिए, विपक्षी दल में विनम्रता से, दृढ़ता से, पर गंभीरता से कहता हूं, विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर ही नहीं है।
जब ये सत्ता में थे तो मैं चुनौती से पूछता हूं 2004 से 14 के बीच की एक डिफेंस डील बताइए। 10 साल में आपने कौन सा डिफेंस प्रोडक्शन किया? एक डिफेंस की कंपनी बताइए जो आपने खड़ी की हो। एक डिफेंस डील बताइए, आपने क्या लिया? वीवीआईपी चॉपर और टेट्रा ट्रक, बस 2 चीजें ली। और रफाल सब कुछ आपके जमाने में फाइनल हो गया था, फिर भी क्यों नहीं खरीदा? और जब हमारे टाइम में खरीदने की बात आई तो बवाल मचाया। इसीलिए मैं सारे कांग्रेस से कहता हूं, बताओ ना 9 से 14 के बीच में एक हथियार नहीं खरीदा गया, एक हमारे यहां स्ट्रेटेजिक एसेट का निर्माण नहीं किया गया। और अब मैं बताना चाहता हूं, उस जमाने में भी ये पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे थे, आज ही नहीं दे रहे हैं। याद करिए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जो कि पाकिस्तान ने कराया, अमेरिकन एजेंसीज भी पाकिस्तान के ही लिए उसको दोषी मान रही हैं। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का अमेरिकन कोर्ट में दिया गया बयान है कि हमने जो पैसा दिया था वो पाकिस्तान ने एक ट्रेन ब्लास्ट में वो कर दिया, इन्होंने पलटकर उसको हिंदू टेरर की थ्योरी कर दी। तुरंत पाकिस्तान ने उसको अपने बचाव में यूज किया कि देखिए साहब, इंडिया में ही कहा जा रहा है कि वो हिंदू टेरर था, हमने नहीं किया था। 26/11 का हमला पाकिस्तान ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, इनकी सरकार कहती थी और इनके नेता जाके पुस्तक का विमोचन करते थे कि 26/11 जो था वो आरएसएस ने कराया। और मैं फिर विपक्ष को बताना चाहता हूं ये लोग क्या करने जा रहे थे। किताब लिखी गई थी कि 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, फिर पाकिस्तान ने यूज किया उसको हमारे खिलाफ कि देखिए इनके यहां कहा जा रहा है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं 26/11 के सारे हमलावर फेक हिंदू आईडी लेके आए थे, सबके हाथों में कलावे थे। अगर तुकाराम ओमले ने, शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी छाती पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो किताबें लिखने वाले तैयार थे, चेप दिया होता हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पे। साहब मजाक बनाया आपने भारत की सुरक्षा का, सत्ता में रहते हुए हम कैसे भरोसा करें विपक्ष में रहते हुए। अब आइए साहब, आपने जमाने में पाकिस्तान से क्या क्या करें। मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान नहीं गए साहब, आपने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस भेजी थी, मोदी जी ने मिसाइल भेजा है। अब आइए, आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आप तो न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद से प्रेरित देश है। 26/11 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख में जाकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ कि टेरर एंड टॉक्स प्रभावित नहीं होगी, आतंकवाद होता रहेगा और कंपोजिट डायलॉग चलता रहेगा। हमारे 11 साल भारत के इतिहास के इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। और मैं तीसरा पॉइंट यह कहना चाहता हूं, एक गंभीरता से दर्शकों को समझना चाहिए। इन्होंने चाइनीज डिफेंस कंपनीज की बात कही। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पहली बार चाइना के जो वेपनरी थी उसका रियल वॉर में यूज हुआ, और वो कितना इफेक्टिव साबित हुआ इससे ही समझा जा सकता है। अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता तो हम 100 150 किलोमीटर अंदर जाकर उनके स्ट्रेटेजिक किराना हिल्स, सरगोदा एयरपोर्ट, नूर खान, रहीम यार खान जैसे एयर बेसेस को हिट नहीं कर सकते थे। और उसका प्रमाण ये है कि उसके जस्ट बाद एविक्स सिस्टम चेंगडू जो PL-15 बनाती है और जो J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट बनाए, इनके शेयर मार्केट धड़ाम से गिरे, 20% तक स्टॉक्स गिरे। चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट चाइना ने पूरा थ्रॉटल लगा दिया चाइनीज सरकार ने, इसके बावजूद नेट पे उनका डिफेंस स्टॉक 6% नीचे गिरा। अब एक और बात कहता हूं, जो कुछ ईरान में हुआ है, अब बताइए ईरान में भी डिफेंस सिस्टम नाकामयाब रहा। अब कोई भी दर्शक सहज बुद्ध से सोच सकता है ईरान का डिफेंस सिस्टम 2 ही देशों से आया होगा, या तो टर्की से या चाइना से। मानी हुई बात है अमेरिका इजराइल से तो नहीं आया होगा। तो मानी हुई बात है एक बार फिर दिखाई पड़ रहा ईरान में कि चाइनीज वेपनरी फेल होती हुई दिखाई पड़ रही। मगर क्या करें, चीन के साथ करार करने वालों के दिल में इतना प्यार उमड़ा हुआ है कि ना लुढ़कते हुए चीन के डिफेंस स्टॉक दिख रहे हैं, ना फेल होती हुई चाइनीज वेपनरी दिख रही है। उनको सिर्फ फेल होते हुए भारत को देखना है। वो मानसिकता, काला चश्मा, काली नजर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, काला टीका लगाने वाले हर लोग होते हैं कि कोई खूबसूरत चीज दिखे तो अच्छे भाव से काला टीका नहीं, बुरे भाव से काला टीका कि उसमें कुछ कालापन दिख जाए, वह प्रयास कर। ठीक है, अभय दुबे जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ट्रंप के जो बड़बोले कई बार बयान सामने आए हैं, एक बार जल्दी से उसका जिक्र करते हुए वापस से हम लौटते हैं, क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान का जो रुख है और मध्यस्थता पर खासतौर से जो क्रेडिट लेने की कोशिश बार बार उनकी ओर से की जा रही थी, उस पर उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन ट्रंप के बड़बोले दावे ये देश को जरूर समझना चाहिए। उनकी ओर से एक वक्त पर कहा गया था अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाता। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, युद्ध अभी भी जारी है। उनका बयान आया था कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, इस पर बहुत बवाल भी मचा था।
नाराज कनाडा के लोगों ने लिबरल पार्टी को फिर से जिता दिया। ट्रंप ने बयान दिया था अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। हकीकत यह है कि ट्रंप के बयान के खिलाफ ग्रीनलैंड की पार्टियां पूरी तरह से एकजुट हो गईं। भारत के संदर्भ में भारत पाकिस्तान के बीच 1500 साल से सीमा पर तनाव है, जबकि पाकिस्तान 77 साल पहले ही वजूद में आया है, जिसका जिक्र यहां पर पैनलिस्ट की ओर से भी किया गया। तो ट्रंप का ये हाल है। और अभय दुबे जी, एक और बात, आप बार बार बोल रहे हैं कि ट्रंप कहीं फिर से कल को आके क्रेडिट लेने लगेंगे तो हम क्या करेंगे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए हैं। ये खुद वॉशिंगटन पोस्ट की 2021 की जनवरी की यह रिपोर्ट है। 2024 अक्टूबर की CNN की रिपोर्ट बताती है ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के स्क्रैटन और रीडिंग में भाषण के दौरान कम से कम 40 झूठे दावे किए। तो ट्रंप का यह हाल है। अभी कल ही ईरान को लेकर जो दावे उनकी ओर से किए गए थे, ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट या दो टूक उसको खारिज कर दिया। तो ट्रंप की ये बातें कल को आकर वो फिर से क्रेडिट लेने की अगर कोशिश करेंगे तो क्या होना चाहिए कि अब पूरी तरह से मान जाया जाए कि नहीं, ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत? क्या किया जाना चाहिए सरकार की ओर से? चित्रा जी, यहाँ सवाल ट्रंप जी के सच और झूठ बोलने का नहीं है। यहाँ सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी के बोलने का है। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पहले दिन से रोक लगा देते ना, जब से उन्होंने अमानवीयता की। आप देखिए, बर्बरता से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर भेजा। हमने एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा जीएसपी से बाहर कर दिया, एक शब्द नहीं बोला। बाकी सब चीजों में क्रेडिट लेते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। यहाँ बोलना चाहिए था ना। मैं चुनौती देता हूं, जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जम्मू कश्मीर में। ये कहते थे अभी आने के बाद, जितने पवित्र यात्राओं पर हमले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उठाकर देख लीजिए 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार थी, तब कश्मीरी पंडितों का वहां पलायन हुआ। वहां सीपोरा का हमला हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब सिखों को बुलाकर गर्दन काट दी गई। नदी मार्ग का हमला हुआ जब कश्मीरी पंडितों का कत्ल एक झाड़ के नीचे बिठाकर कर दिया, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। एक अमरनाथ यात्रा पर दो बार अटल जी की सरकार थी, एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। कब रियासी में हमला हुआ पिछली बार तीर्थ यात्रा पे, मोदी जी की सरकार थी। अब रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अटल जी की सरकार थी। अभी उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, हमले पर हमले, और कहते नहीं पाकिस्तान को। 2016 से ही जिन्होंने इस एयर स्ट्राइक को आकार दिया था 2016 की, उन्होंने कहा, उस जनरल ने खुद कहा प्रेस के सामने, उन्होंने कहा कि साहब इसके पहले भी 6 बार हम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कर चुके हैं। एक परमानेंट सॉल्यूशन हमको निकालना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी से प्रतिशोध, प्रतिपक्षी दलों से प्रतिशोध लेने लग जाते हैं। अरे सच को स्वीकारिए, जिस चाइनीज J-10C और PL-15 मिसाइल की ये बात कर रहे थे, कहाँ डेवलप हुई है बताइए ना। वो इजराइल के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने डेवलप किए। साहब, हमको आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ चेस्ट हम्पिंग नहीं करनी चाहिए। हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस देखिए, कारगिल के 3 दिन बाद कमेटी बना दी थी। यही एस जयशंकर जी के पिताजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। आखिर हम कहां खड़े ये तो बताइए। आज अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में हमारे डिफेंस के अधिकारी आकर बयान दे रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले तो आप बड़ा रखते हैं प्रधानमंत्री जी, 1,72,000 करोड़ रुपए, और खर्च कितना करते हैं, सिर्फ 67,000 करोड़ रुपए। तो इन चीजों को कौन एड्रेस करेगा बताइए। आज चर्चा हो रही है, फिर जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले तो कह रहे हैं कि साहब रशिया, इंडिया, चाइना RIC को फिर से रीजनरेट करना चाहिए। RIC का कंसेप्ट 1998 में रशिया के एक फॉरेन मिनिस्टर ने दिया था। उसको अनौपचारिक तरीके से तीनों देशों के विदेश मंत्री हमारी सरकार के समय भी लगातार बैठा करते थे। 2014 के बाद एक नई डिप्लोमेसी चालू हुई, झूले वाली। आप शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते गए और कोई तीनों देशों के साथ कोई संयुक्त वार्ता होना बंद हो गई। आपको कम से कम डिप्लोमेटिकली सारे विश्व को आज इस बात का आभास करा देना चाहिए था। एक देश का प्रस्ताव बता दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, एक जिसने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया हो कि हाँ, पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को संरक्षण दिए हुए हैं और इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। एक ने नहीं कहा आपने। आप सार्क के देशों में आपने विश्व भर में तो घुमा दिए सांसदों को, लेकिन आप हमारे जो बुनियाद है हमारी
जो हमारा घर है वहां कम से कम कन्विंस कराकर 2-3 देशों को हमारे साथ लेना था। हमारे साथ कोई देश नहीं है, तो ये कैसे फिर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए? सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करके कांग्रेस को गाली देना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये काम रह गया? हम साझा संयुक्त रूप से इस देश को दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और जो सुझाव सारे राजनीतिक दलों के, मैं फिर आगाह कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हमने रोक के रखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको गंभीरता से लीजिए। चाइना ने अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में पाकिस्तान के अधिकारियों को अरुणाचल के हिस्से में डिप्लॉय करके रखा है। 2019 से काराकोरम में वो संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आप इन चीजों को सीधे हमसे नहीं लड़ेगा, उसने ये रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो हमको डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली इंगेज करना पड़ेगा इन सब देशों को। आज 191 कंट्री यूनाइटेड नेशंस की है, 193, 151 के साथ चीन ने व्यापारिक संबंध रोड बेल्ट इनिशिएटिव पर काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मैं कह रहा हूं इस क्वाड की भी प्रासंगिकता ट्रंप साहब के रहते, हमारी क्या प्रासंगिकता रहेगी आपको भविष्य में समझ में आ जाएगा। तो हमको गाली देने की अपेक्षा, हमसे प्रतिशोध लेने की अपेक्षा हम एक प्रशस्त मार्ग दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, बिल्कुल इनका क्रमवार जवाब देता हूं। पहले तो चित्रा जी मैं बताना चाहता हूं, वो पार्टी जिसके नेता ने मात्र 2 साल पहले जाके राहुल गांधी ने बोला था कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिन्होंने सीधे कहा कि अमेरिका और यूरोप भारत के अंदर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आज आके हमको प्रवचन दे रहे हैं। अब मैं दूसरा फैक्चुअल बोलता हूं। नटवर सिंह आपकी सरकार के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था मैं विदेश मंत्री हूं। यह आपकी सरकार के विदेश मंत्री की कहानी उसी की जबानी है। अब आइए, मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, विकीलीक्स, मैं नहीं कह रहा हूं विकीलीक्स में जो लिखा था, जो बातें आई वो सब कुछ सच था, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। राहुल गांधी जाकर अमेरिकन अधिकारियों को यह बता रहे थे कि उनके लिए हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा, इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे। क्यों डिस्कस कर रहे थे भाई? अमेरिका के किसी एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी, जबकि वो सिर्फ सांसद थे उस समय, वो कोई मंत्री भी नहीं थे, ना विदेश मंत्री ना विदेश राज्य मंत्री थे। हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में बयान है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? हम तो नहीं चाहते थे प्रणब मुखर्जी बन गए भाई। ये कैसे, ये हिलरी क्लिंटन को पता कैसे था कि कांग्रेस के अंदर क्या किसको बनाया जा रहा है, इसलिए किसने क्या किया वो सबको पता। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए उनके लिए आप में बड़ा दर्द है। मैं दर्शकों को याद देना चाहता हूं, इनकी सरकार के दौरे हुकूमत में जो लीगल लोग जाते थे भारत से, उनके एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए जाते थे। शाहरुख खान की फिल्म आई थी माई नेम इज खान 2010 में, शाहरुख खान के कपड़े उतरवा लिए गए थे। ये सब वो थे जो डिग्नेटरीज थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी कोट उतारकर, और इनकी सरकार चू नहीं बोली थी। फिर संसद में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि डॉक्टर कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, अमेरिका में उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हुआ इमिग्रेशन में, तब अमेरिकी सरकार ने खेद व्यक्त किया था। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 1970 के दशक में भारत की लड़कियां जाती थी तो इंग्लैंड में उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता था, वो भी एयरपोर्ट पे, किसी हॉस्पिटल में नहीं। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती की बात हो सकती है कि भारत की लड़कियों का टेस्ट किया जाता था कि वो वर्जिन है कि नहीं, और तब आयरन लेडी इंदिरा गांधी शासन कर रही थी। अब आइए साहब बताते हैं, आपने कहा यह हमला हो गया किसकी सरकार में, मानता हूं कभी दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों से हम आतंकवाद को पूरी तरह नहीं हटा पाए हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में हमला हुआ तो किसकी सरकार थी, मुंबई में हमला हुआ तो किसकी सरकार थी, जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, रामपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, किसकी सरकार होती थी मेरे भाई? बस अड्डे से लेके रेलवे स्टेशन से लेके पार्क पे लिखा रहता था संदिग्ध वस्तु छुइएगा तो धमाका हो सकता है। तब किसकी सरकार थी मेरे भाई? कारण क्या था? उस जमाने में आतंकी आते थे, मनमोहन सिंह को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। जलवायु जलाल से आतंकी आते थे, भारत के किसी भी इलाके में धमाके करके चले जाते थे। फिर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के एक एक धमाके पे सुभान अल्लाह बोलते थे। और मोदी जी ने जाके जो मिसाइल गिराया है जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर महाबलपुर में, अब वो सुभान अल्लाह बोलने वाले हैं। मरकज सुभान अल्लाह पे ऐसा बम गिराया है कि हाफिज सईद का वो बयान आया है कि 14 लोग मेरे परिवार के मर गए, मैं भी मर जाता। यानी सुभान अल्लाह बोलने वालों के मुंह से या अल्लाह निकलने की स्थिति आई है। मगर क्या बताएं, या अल्लाह इनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इनकी माशा अल्लाह जो दिमागी
वो सोच है, उस जहनियत के लिए क्या कहा जाए, ठीक जो है। मस्त शुदा शिकस्त खुरदार। और मैं एक लाइन और कह दूं चित्रा जी, यहां पर बात इसकी नहीं है कि भारत का इनको नुकसान देखना है, यह उस विचारधारा के प्रतीक हैं जिसने हजारों साल से सिर्फ भारत का पराजय देखने की बात कही। पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां जीती, मोहम्मद गोरी से हम सब में से किसी ने वो जीती हुई लड़ाइयां नहीं पढ़ी है कोर्स में, सिर्फ हारी हुई लड़ाई पढ़ी है। राणा सांगा ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर हमें सिर्फ 1527 खानवा पढ़ाया गया है। हेमू ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई हारती हुई पढ़ाई गई है। मराठा साम्राज्य ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया मगर सिर्फ 1761 तीसरी। ये हारती हुई लड़ाई भारत के हारते हुए देखना चाहते थे। गुलामी की मानसिकता से इस अमृत काल में निकलने की जरूरत है। आज ऑपरेशन सिंदूर में जो ये देख रहे हैं, भारत में दोष इनका कोई गलती नहीं है, ये गुलामी की मानसिकता के कैरियर हैं। इसलिए भारत के स्वाभिमान वक्त हमें और इतने शौर्य की को इजाजत स्वीकार देता है। करने आप को दोनों तैयार। मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब ट्रंप के मुद्दे पर क्या आगे भी सियासत देश के भीतर जारी रहेगी, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।